हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। जैसा कि आप सभी ने जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से सुना होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जीव विज्ञान के अंतर्गत किन किन जीवों को स्टार्टिंग में रखा गया था। देखिए, जैसा कि प्रारंभ में शुरू है, बिल्कुल जीव विज्ञान के अंतर्गत केवल जीव जंतुओं को ही रखा जाता था, पेड़ पौधों को नहीं रखा गया था। केवल जीव जंतुओं को, एनिमल्स एंड छोटे छोटे जीवों को ही जीव विज्ञान के अंदर रखा गया था। लेकिन बाद में जैसे ही इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होते होते जीव विज्ञान के अंतर्गत पौधों मतलब पादपों को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो अब आप ये समझ सकते हैं, जिसमें जीवन होता है, समझिए जिसमें जीवन होता है, जीवन मतलब जिसमें मतलब ग्रोथ करने की क्षमता, शोषण करने की क्षमता, ग्रोथ करने की क्षमता, शोषण करने की क्षमता, उपापचय क्रियाएं करने की क्षमता, भोजन बनाने की क्षमता, ये सभी जिसमें क्रियाएं पाई जाती हैं उसमें समझिए जीवन है। बात समझ में आ रही है? जिसमें क्या होना चाहिए? भोजन बनाने की क्षमता, अन्य उपापचय क्रिया करने की क्षमता, ठीक है ना, संवहन करने की क्षमता, और मतलब ग्रोथ करने की क्षमता, डेवलपमेंट करने की क्षमता, ये जिन भी पदार्थों में पाई जाती हैं वो सभी क्या होती हैं? जीवित पदार्थ। क्या होते हैं? जीवित पदार्थ या जीव जंतु, ठीक है ना, मतलब जिसमें जीवन होता हो। जैसे सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल जंतुओं तथा पादपों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल जंतुओं तथा पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। मतलब उसमें क्या होना चाहिए? जीवन होना चाहिए। इसे दो भागों में बांटा गया है। किससे? जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभ में जीव विज्ञान के जो फादर्स नेम थे, वो फादर्स थे अरस्तु थे, लेकिन आज भी जीव विज्ञान के फादर्स अरस्तु ही माने जाते हैं। लेकिन बाद में चल के जब जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, किसमें? जूलॉजी और बोटनी। जैसा कि आप जानते हैं, जूलॉजी को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। बोटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। सभी जानते हैं। अब देखिए, जूलॉजी के जो फादर्स हैं वो कौन है? अरस्तु। और बोटनी के फादर्स हैं थियोफ्रेस्टस। बोटनी के फादर्स कौन है? थियोफ्रेस्टस। बोटनी के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस हैं, और जूलॉजी की जो जनक है वो अरस्तु हैं। अब बात करते हैं कि जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं अंतर्गत, और बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, जूलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, और बोटनी के अंतर्गत प्लांट्स का अध्ययन करेंगे। एनिमल्स समझिए, एनिमल्स क्या होते हैं? जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो जीव मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट का ये मतलब होता है, देखिए मूवमेंट का मतलब होता है जो जीव अपने आप चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर घूम सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, मतलब जो चल सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, खुद चल सकते हैं, अपने आप चल सकते हैं, अपने खुद से चल सकते हैं, अपने स्थान का ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं मूवमेंट करना। और जो एक ही स्थान पर रहकर केवल हिल डुल सकते हैं, हवा आने पर हिल जाते हैं, ठीक है ना, फिर सही हो जाते हैं, फिर हिल जाते हैं, हवा आती है, और मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, उन्हें हम पादप की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। पादप की श्रेणी में आपके फंजाई भी आते हैं, सभी कवक इसी की श्रेणी में आते हैं, और एल्गाई वगैरह जो शैवाल हैं, फंजाई हैं, ये सभी पादप की श्रेणी में, पौधों की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? कोशिका। पहला चैप्टर जो होगा कोशिका होगा। साइंस का बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर कोशिका ही होता है, कि कोशिका से ही जीवों की उत्पत्ति कहां से होती है? सेल से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? सेल से हुई है। जीवों की उत्पत्ति किससे होती है? सेल से। क्योंकि बगैर कोशिका के कोई भी जीव, चाहे वो जंतु हो और चाहे पौधा हो, बगैर कोशिका के उसके निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक बात और बताओ बच्चों, शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा भाग कौन सा है? शरीर का अगर सबसे छोटे भाग की बात करेंगे तो आप बताएंगे कोशिका है सर। नहीं, कोशिका नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोशिका से भी शरीर में छोटे अंग पाए जाते हैं। पता है आपको? नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखो, कोशिका से भी छोटे अंग क्या क्या है, जैसे आपको पता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, केंद्रक है,
डीएनए है, राइबोसोम है, गुणसूत्र हैं, ये मतलब ये केंद्रक के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सभी केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, जबकि ये कोशिका के अंदर के जो केंद्रक होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। इससे भी छोटे राइबोसोम है जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। मतलब ये कोशिका के भाग होते हैं, बहुत से कोशिका के भाग है, ठीक है ना। तो वो कोशिका से भी छोटे कोशिका के अंदर रहते हैं, वो कोशिकांग होते हैं। लेकिन हमारी जो कोशिका है ये एक शरीर का निर्माण करती है, बगैर कोशिका के शरीर का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन शरीर के निर्माण के लिए ये क्या है, सबसे पहली छोटी इकाई जो होती है कोशिका ही होती है। ये एक इकाई है, ये कोशिका एक कंप्लीट यूनिट है। कंप्लीट यूनिट का मतलब होता है, कंप्लीट यूनिट का मतलब होता है, समझिए, जे ऐसी यूनिट, ऐसी इकाई जिसके अंतर्गत सभी उपापचयी क्रियाएं हो जाएं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे विद्यालय में शिक्षा लेने जा रहे हैं जहां केवल मान लीजिए बोर्ड से संबंधित ही पढ़ाई कराई जाती है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। आगे चल के आप देखते हैं इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन बच्चे करते हैं उन्हें ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई मिलती है, और जो मतलब इंजीनियरिंग लाइन पढ़ते हैं उन्हें इंजीनियरिंग लाइन की पढ़ाई, साइंस है, मैथ है, ये मिलता है। और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल में अब जो बच्चा आगे चल के इंजीनियरिंग पढ़ता है उसे इंजीनियरिंग लाइन, जो मेडिकल पढ़ता है उसे मेडिकल साइंस मिलती है। तो इसके लिए अलग अलग विद्यालयों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग विद्यालयों का निर्माण हुआ है। मेडिकल साइंस के लिए अलग विद्यालय है, इंजीनियरिंग के लिए अलग है, टेक्निकल विद्यालय, टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग विद्यालय है। मतलब ये कंप्लीट विद्यालय नहीं है। कंप्लीट विद्यालय का मतलब होता है एक ही विद्यालय में रहकर, एक ही विद्यालय में रहकर सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण की जा सके, उसे कहेंगे कंप्लीट, कंप्लीट कॉलेज, ठीक है ना। तो ये कोई कंप्लीट कॉलेज नहीं है, अलग अलग विद्यालय में अलग अलग। तो ये एक क्या कहलाए, ये एक सेल नहीं कहलाएगा। सेल का मतलब होता है एक ही विद्यालय में सभी शिक्षा। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक कमरा है, कमरे, ऐसा कमरा जिसमें सभी क्रिया मतलब इंसान के जीने के लिए सभी क्रियाएं एक ही कमरे में होनी चाहिए। किचन से लेके बाथरूम, बेडरूम, किचन और ड्रेसिंग टेबल, मतलब सब कुछ एक ही कमरे के अंदर कंप्लीट हो, एक कमरे के अलावा दूसरे कमरे में ना जाना पड़े किसी भी वर्क को करने के लिए। तो समझिए वो आपका कंप्लीट कमरा कहलाएगा। इसीलिए कमरा क्या कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। अब पूरा घर जो कहलाए, घर एक कंप्लीट है, क्योंकि घर के अंदर सभी प्रकार की अलग अलग बेडरूम, अलग अलग किचन सब वगैरह होता है। तो एक और आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, हॉस्पिटल के हिसाब से देखिए, जैसे एक हॉस्पिटल में जाइए जहाँ केवल आपके हार्ट का इलाज होता है, किसी दूसरे हॉस्पिटल के माइंड का इलाज होता है, और किसी तीसरे हॉस्पिटल में देखना एलर्जी का इलाज होता है, और किसी में आपके केवल ये मान लीजिए हड्डी विशेषज्ञ का हॉस्पिटल है जहाँ केवल हड्डी वगैरह ही तोड़ी या टूटे फूटे लोगों के जोड़े जाते हैं। लेकिन ऐसा हॉस्पिटल जहाँ केवल कैंसर का ही इलाज होता है, ऐसा हॉस्पिटल, तो ये सभी कंप्लीट हॉस्पिटल नहीं है। कंप्लीट हॉस्पिटल का मतलब जैसे मान लीजिए एम्स दिल्ली है ना, ऑल इंडिया देखिए हॉस्पिटल, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के मतलब इलाज वहां संभव है एक ही हॉस्पिटल में, तो एक कंप्लीट हॉस्पिटल कहलाएगा, है ना बच्चों। तो इसी प्रकार से वो एक कोशिका का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक कोशिका की तरह, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के इलाज हो सके, वो एक कंप्लीट हॉस्पिटल है, वो एक कोशिका की तरह कार्य कर रहा है। तो हमारे शरीर में जो भी कोशिका होती है, कोशिका सभी कंप्लीट, सभी मतलब सभी कार्य, सभी वर्क एक ही सेल के अंदर होते हैं, इसीलिए वो एक इकाई कहलाती है, ठीक है ना। शरीर की निर्माणकारी इकाई ही कोशिका होती है। शरीर का निर्माण करने के लिए कोशिका की ही जरूरत पड़ती है। बिना कोशिका के लिए ना पौधे बन सकता है और ना ही जीव बन सकता है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाते हैं, कोशिका के आधार पर जीवों की उत्पत्ति। कोशिका के आधार पर जीवों देखिए बच्चों, कोशिका के आधार पर जीवों की उत्पत्ति, कोशिका के आधार पर जीवों की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। एक होता है यूनिट सेल से बने जीव, और एक होता है मल्टीपल सेल से बने जीव। मल्टीपल सेल इसे कहते हैं एक कोशिकी जीव, एक कोशिकी,
ये होता है बहुकोशिकीय। देखिए यूनिट सेल और मल्टीपल सेल। यूनिट सेल का मतलब होता है एक कोशिकी, मतलब ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से जिनका निर्माण होता है, ऐसे जीव जिनका निर्माण क्या होता है एक कोशिका से ही होता है, वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे पैरामीशियम इगुलिना, पैरामीशियम अमीबा, जैसे पैरामीशियम अमीबा, पैरामीशियम अमीबा, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। ऐसे जीव जो मतलब दिखाई नहीं, नंग नाकों से जो जीव दिखाई नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव। जो हमारी नंग नाकों से जीव दिखाई नहीं देते हैं, केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखने पर दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे पैरामीशियम अमीबा। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जो भी प्राणी हैं वो सभी एक कोशिकीय प्राणी कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मल्टीपल सेल्स क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जैसे सभी जी, हम आप हम आप हम आप पेड़ पौधे, घोड़े, बकरी, गाय, हाथी, एनीबडी, जो भी शेर, मतलब जैसे भी हैं सभी जीव क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय कहलाते हैं, केवल सूक्ष्म जीवों को छोड़कर। ठीक है ना। तो ये सभी आपके बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय का मतलब होता है शरीर में, हमारे शरीर में कोशिकाओं अनलिमिटेड कोशिकाएं, पता ही नहीं कितनी अनगिनत कोशिकाएं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं शरीर में पाई। जैसे इसी प्रकार पौधों में भी करोड़ों कोशिकाएं हैं। इसमें हमारे हम लोगों में भी करोड़ों कोशिकाएं, अनगिनत कोशिकाएं हैं। ठीक है ना, समझ आ गया क्यों बच्चों, समझ आ गया, क्लियर। हाँ ठीक है, अब पता लग गया एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, जो ऐसे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, केवल सूक्ष्म से दिखाई, वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जो बाकी सभी बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है ना, जैसे हम आप अन्य सभी जो भी जानवर आप देखते हैं। आदमी भी समझिए एनिमल्स की श्रेणी में ही आता है, इंसान एनिमल्स की श्रेणी में आता है, हाँ एक जानवर की ही श्रेणी में आता है, लेकिन वो अधिक एवोल्यूशन के कारण पहले शुरुआत में इंसान भी जानवर ही था भाई। जैसे आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी को पढ़िए, स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री को उठा के देखिए, उसमें देखिए हिस्ट्री में क्या पहले जो इंसान था एक जानवर की तरह ही था, कच्चा मांस वगैरह खाता था, और नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, विकास ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं था, कोई एवोल्यूशन माइंड का नहीं था। उस समय इंसान जानवर ही था। धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, और आज का इंसान देखिए कहां से कहां पहुंच गया है ना। इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन की वजह से ही हमारा इंसान, पहले का जानवर का इंसान, आज एक अच्छा इंसान बन गया है। ठीक है ना। अब जानते हैं बच्चों, आपने समझ लिया कि कोशिका के आधार पर जीवों की उत्पत्ति। देखिए कोई भी जीव हो, प्रारंभ में सभी जीव एक कोशिका से ही जीवों का निर्माण होता है। प्रारंभ में सभी जीव एक कोशिका से ही बनते हैं। ठीक है ना, समझाते हैं आपको, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोशिका को मैंने समझा दिया कोशिका क्या होती है। शरीर की निर्माणकारी इकाई कोशिका ही है। कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। सभी जीव जंतुओं का निर्माण कोशिका से ही होता है। ठीक है ना। देखिए कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है। बायोलॉजिकल, देखो वैसे तो कोशिका एक हिंदी नाम है, सेल भी अंग्रेजी नाम है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल नाम अलग होता है। बायोलॉजिकल का नाम मतलब होता है, बायोलॉजिकल नाम को हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, वो क्या होगा, साइटो। ठीक है ना। और कोशिका का अध्ययन किसके, स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ कोशिका का अध्ययन हम किसके अंतर्गत कोशिका को पढ़ेंगे, वो अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज समझिए किसने की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। खोजी तो थी कोशिका, लेकिन कैसी मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, इसमें 1665 में। ओके। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। खोजी थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका खोजी, और एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। कब,
1674 में। इन्होंने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से, हॉक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से, ओके, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से अपने द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, उसी से ही जीवित कोशिका की खोज किसने, लीeuwenhoek ने की थी। ओके, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कर लिया। ओके ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोशिका जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, अभी मैंने कोशिका के बारे में पढ़ाया था, आप जानते हैं कि जीवों से कोशिका का निर्माण होता कैसे है। सबसे पहले जानते हैं सबसे बड़ी दुनिया की होल सोल सबसे बड़ी कोशिका कौन से है। सबसे बड़ी कोशिका तो वो है अंडा, चाहे अंडा छोटा हो और चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे बहुत सूक्ष्म अंडा हो जो अपनी आंखों से ना भी दिखाई दे, बहुत भी छोटा अंडा हो, वो भी कहलाएगा सबसे बड़ी कोशिका क्या बोली जाएगी, अंडाणु। और सबसे छोटी जो कोशिका है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, वो कहलाएगी माइकोप्लाज्मा। ओके, ये तो हुई होल सोल सबसे बड़ी दुनिया की वर्ल्ड की। लेकिन मानव में अगर बात की जाए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अंडाणु मतलब ओवम, मतलब फीमेल स्त्री का अंडाणु जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है ना, दिख रहा है आपको, बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु मतलब ओवम। और मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु, जो पुरुष में पाया जाता है। शुक्राणु सभी जानते हैं शुक्राणु क्या होते हैं, ठीक है ना, सेक्स करने के दौरान जो सीमन के अंदर ही आपके शुक्राणु पाए जाते हैं। करीब एक बार में 20 लाख से अधिक शुक्राणु, एक बार सेक्स करने से 20 लाख से अधिक शुक्राणु निकलते हैं हमारे शरीर से, है ना। तो सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु है। अब बात करते हैं बड़ी और छोटी, आपने समझ ली है। तो सबसे अब इस बात है लंबी कोशिका कौन सी है, शरीर में, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, वो कहलाएगी ब्रेन। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में है, ब्रेन में क्या, न्यूरॉन। ब्रेन किससे बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है ब्रेन। ठीक है ना, तंत्र का तंत्र जो हमारा बना वो न्यूरॉन बनाते हैं, न्यूरॉन ही सबसे लंबी कोशिका है। ओके, ब्रेन ही सबसे लंबी कोशिका है। अब बात करते हैं कि जीवों का निर्माण होता कैसे। देखिए बच्चों, प्रारंभ में सभी जीव एक एक कोशिका से ही मिलकर बनते हैं। प्रारंभ में सभी जो जीव होते हैं सिंगल सेल से निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिख रहा होगा मेल गैमेट को बोलते हैं, ये मेल का शुक्राणु लिखा है, मेल का शुक्राणु, मेल गैमेट कहलाएगा मेल का शुक्राणु। ये भी किसका यहाँ बता चुके हैं, सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु। अब मादा का ओवम, फीमेल गैमेट कहलाएगा अंडाणु, मतलब मादा का अंडाणु। फीमेल गैमेट मादा का अंडाणु है, ठीक है ना। अब ये कोशिका ये है, एक कोशिका ये, मतलब कारण ये मिलना तो शुक्राणु को अंडाणु को नहीं, ये तो जरिया है मिलने का, मेन काम है मिलने का केंद्रक का। ये केंद्रक दिख रहे हैं, इसका केंद्र इनके केंद्रकों का मिलना है। जब ये शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो इसका केंद्रक इसके केंद्रक के साथ मिल जाता है, इस तरीके से समझिए। तो यहाँ पे बन जाता है जाइगोट कहते हैं युग्मनज। अभी ये था गैमेट, केवल गैमेट था, नर युग्मक था, युग्मक मिला तो क्या बन गया, युग्मनज, 2n युग्मनज, केवल n इसके अंदर। अब ये क्या था, युग्मक दोनों युग्मक मिले तो क्या बन गया, युग्मनज मतलब जाइगोट, इकट्ठे हो गए मिलने से। ये शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश हुआ तो दोनों केंद्रक आपस में न्यूक्लियस मिल गए, न्यूक्लियस के मिलने से क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज। ओके, अब युग्मनज बनने के बाद ही जब जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो उस समय की क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन के होने के बाद तुरंत बन जाता है जाइगोट, जैसे कहते हैं युग्मनज। युग्मनज के बाद क्या बनता है, पता है, एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण। ठीक है बच्चों, समझ में आया। भ्रूण कब बनता है, सबसे पहले नर शुक्राणु मादा अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, टकराता है, तो इसका केंद्रक के साथ मिलता है। केंद्रक के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो बन जाता है वहां पे जाइगोट को कहेंगे युग्मनज। और युग्मनज ही थोड़े आगे चल के क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण। और भ्रूण ही क्या कहलाता है, भ्रूण ही डेवलपमेंट, भ्रूण में क्या होता है, सेल डिवीजन। भ्रूण के अंदर होने लगता है सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन।
इसके अंदर क्या हो जाता है, कोशिका, जैसे कोशिका विभाजन होता जाएगा, कोशिका विभाजन से मतलब है नई कोशिकाओं का बनना। जितना ज्यादा कोशिका विभाजन होगा उतनी ज्यादा नई कोशिकाएं बनेंगी, क्योंकि आपको पता है एक कोशिका, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका दो भागों में टूटेगी तो ये कोशिका एक इधर बनाएगी, इधर एक कोशिका से दो कोशिका, फिर इससे आपकी दो कोशिकाएं, फिर इससे दो कोशिकाएं, इस तरीके से कोशिका विभाजन। समझिए, कोशिका विभाजन मल्टीपल प्रकार का होता है, मल्टीपल प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। एक कोशिका से दो भाग हुए, दो कोशिकाओं से चार, चार से आठ, इस तरीके से एक खंड दो बनाएगा, फिर इसका एक खंड दो बनाएगा, इस तरीके से सेल डिवीजन होता है। जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा उतनी ज्यादा नई कोशिकाएं बनेगी, नई कोशिकाएं बनेगी तो क्या होगा, उतना ज्यादा भ्रूण बड़ा होता चलेगा, बड़ा होता जाएगा, भ्रूण बड़ा हो जाएगा। भ्रूण से क्या बनता है, बेबी। सभी जानते हैं भ्रूण से क्या बनता है, बेबी। बेबी ही जो जन्म लेता है जिसे हम बच्चा कहते हैं। क्लियर बच्चों, बेबी ही, भ्रूण से ही बेबी का, भ्रूण ही बेबी होता है। जब भ्रूण डेवलपमेंट होता जाता है, डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का ही डेवलपमेंट होकर बेबी का निर्माण होता है। सही बच्चे जानते हैं। क्लियर। इस प्रारंभ में क्या हुआ था, एक कोशिका ये थी, एक कोशिका एक थी, एक कोशिका से ही क्या हम जैसे लोग बनके तैयार होते हैं। किसे पता था कि एक कोशिका ये प्रारंभ में तो बहुत शुक्राणु इतना छोटा, अंडाणु इतना छोटा, दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन ये सेल डिवीजन होते होते इतना सेल डिवीजन फास्ट होता है, सेल डिवीजन होते होते एक पूरा इंसान बनके तैयार हो जाता है, विशाल जानवर बन जाता है। ठीक है, बड़ा सा जानवर, बड़ा सा पौधा और बड़े से हम आप एक समान बन जाते हैं। ये सब सेल डिवीजन के कारण होता है। किसके, कोशिका विभाजन के कारण बच्चों होता है। समझ में आया, कोशिका विभाजन के कारण ही हम आप जैसे लोग बनके तैयार होते हैं। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो आगे क्या, भ्रूण नहीं बनेगा। समझ आया, तो अब समझिए आप, ये आपको कंप्लीट हो गया होगा। बच्चे से नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, आप समझेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन। आपको बता चुके हैं, सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जितना ज्यादा सेल डिवीजन, जितना कोशिकाओं का विभाजन होगा उतनी ही ज्यादा, जितना सेल डिवीजन होगा उतनी अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। जब नई कोशिकाओं का निर्माण होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन कहां पर सबसे ज्यादा होता है और कहां पर सबसे कम होता है। देखिए, अधिक, और सबसे कम, सबसे कम। तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहां पर होता है, सबसे अधिक कोशिका विभाजन बच्चों याद रखना, सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है वो होता है लिवर में। सबसे अधिक कोशिका विभाजन लिवर में होता है और सबसे कम कोशिका विभाजन जो होता है वो आपके ब्रेन में होता है। ब्रेन, देखिए ब्रेन, लिवर में अगर लिवर कोई भी आपके चाकू मार दे, अगर आपके चाकू लग भी जाता है, चाकू लग जाए, घाव हो जाए, कोई भी चाकू मारे एकदम से कर दो, मार दे पेट में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेट में चाकू लगेगा। देखा आपने, कभी कभी पेट में हम लोग चाकू मार देते हैं और कुछ समय के बाद चाकू निकालना मुश्किल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है पता है, क्योंकि सेल डिवीजन इतना फास्ट होता है कि लिवर में अगर चाकू टकराना तो इतनी फास्ट मतलब सेल डिवीजन है कि एकदम चाकू को ही कोशिकाएं इतनी जल्दी से डेवलपमेंट, इतनी जल्दी से सेल डिवीजन होता है कि कुछ समय बाद कोशिकाएं चाकू को ही उसी में, लिवर इतना मतलब जल्दी से उसका घाव सही होने लगता है, उसमें चाकू फंस जाता है, निकालना मुश्किल पड़ जाता है। पता है क्यों, सेल डिवीजन के कारण। अगर आपके लिवर में घाव भी हो जाए तो बहुत जल्दी सही हो जाता है। जहां भी घाव होगा, अगर सेल डिवीजन फास्ट होता है तो उस स्थान पर घाव बहुत जल्दी सही हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सेल डिवीजन ज्यादा होगा, कोशिकाएं ज्यादा बनेंगी तो हमारा घाव जल्दी से सही होगा। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहां पर होता है, ब्रेन में। ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं। अगर कोई आपके तेज से, आपके खोपड़ी में तेज से लाठी मार दे तो समझिए क्या होगा, आपका ये ऊपर वाला हिस्सा हिल जाएगा। और अधिक भी दो मार दे और तेज से अंदर का भेजा फट जाएगा, भेजा फटेगा तो न्यूरॉन्स निकल के बाहर गिर जाएंगे, न्यूरॉन्स ही टूट जाएंगे। अगर तेजी से कोई आपके सर में लाठी से वार करता है तो आपके क्या, ब्रेन फटेगा। ब्रेन के टूटने से, आपको भेजा फटने से क्या, ब्रेन डैमेज हो जाएंगे। ब्रेन जब डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन के वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर सेल डिवीजन होता ही नहीं। जब सेल डिवीजन न्यूरॉन के अंदर नहीं होगा तो क्या, ब्रेन का आगे मस्तिष्क का घाव जो सही नहीं होगा, मस्तिष्क का घाव सही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इंसान
बगैर मरे नहीं बचेगा। अगर किसी के तेज से 2-4 लाठी मार दी जाए 2-3 तो उसके न्यूरॉन्स का ब्रेन फट जाएगा। ब्रेन फटने से क्या न्यूरॉन, उसके न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं वो क्या है, वो डैमेज हो जाएंगे। न्यूरॉन के डैमेज होते ही वहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो नई कोशिकाएं नहीं बनेगी। जब नई कोशिकाएं नहीं बनेगी इंसान सही नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा है जब किसी का एक्सीडेंट होता है, देखिए बच्चों जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट दौरान क्या होता है कि अगर दिमाग में, अगर मस्तिष्क में चोट लगती है, एक्सीडेंट के दौरान मस्तिष्क में चोट लगती है तो उस समय अगर ज्यादा मस्तिष्क में चोट लग जाए तो क्या होता है, हमारी ब्रेन जो ब्रेन होता है ब्रेन डैमेज हो जाता है। ब्रेन डैमेज होने का मतलब होता है हमारी न्यूरॉन्स या न्यूरॉन कोशिकाओं का डैमेज होना। फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, उसका सब कुछ इलाज भी चलता है, लेकिन इलाज सही होने के बाद भी मरीज मरने के चांस रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर घाव पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता है। आप ऑपरेशन करा देंगे, दिमाग का सब कुछ करा देंगे, लेकिन होता क्या है फिर भी उसके इंटरनल जो सेल्स हैं वहां सेल डिवीजन नहीं होता। बहुत कम, बहुत क्रिटिकल केस होता है। दिमाग का ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल केस है और दिमाग से जो चोट लगती है वहां बहुत से ऐसे चांस हैं जिससे इंसान अगर बच भी गया तो उनकी याददाश्त खोने के कारण रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूरॉन्स डैमेज होता है, नई कोशिकाएं बनना बहुत कम चांस होते हैं बनने के। और क्या होता है, दूसरा क्या हो सकता है कि मरीज के ऑपरेशन होने के बाद भी अगर वो सही होता भी है तो उससे बनता है ब्रेन हेमरेज होने का कारण रहता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है दिमाग का अटैक पड़ना। ब्रेन हेमरेज, दिमाग का अटैक पड़ना। जब दिमाग का अटैक पड़ता है तो भी इंसान बचता नहीं है। इसीलिए दिमाग से अगर मस्तिष्क में चोट लगती है तो बचने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है ना? अगर आपके कोई लेबर में चाकू मार दे तो कहते अरे मार ले भाई, सीधा कर ले, मार और घुस दे, 2-4 खटाखट मार दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वहां पे इतना फास्ट ही है यार, क्या इतना फास्ट है कि सेल डिवीजन की वहां घाव तुरंत सही हो जाता है। ओके, तो आपने समझ लिया सबसे अधिक जो सेल डिवीजन कहाँ होगा, लिवर में, और सबसे कम सेल डिवीजन होगा वो ब्रेन में होगा। ओके, इसे भी नोट कीजिए बच्चों।